हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका चॉक एंड डस्टर में। और इस बार हम चॉक एंड डस्टर में लेके आए हैं आप सभी आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए साइंस। और साइंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। चूँकि ये बहुत स्टार्ट है क्लास 10th के लिए, हम अगले सेशन की बात कर रहे हैं। इस सेशन के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ये सीरीज नहीं है, अगले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। एंड इट्स ओनली फरवरी, बट इट्स गुड टू स्टार्ट अर्ली ऑन। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस। साइंस में सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज हम सबसे पहला चैप्टर अपना पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिड बेसेज एंड साल्ट्स। इसका नाम है एसिड बेसेज एंड साल्ट्स। तो इस चैप्टर में बाबू लोग ऐसा है कि हमको पढ़ना क्या क्या है, हम सबसे पहले उस पर ध्यान करेंगे। तुम जानते हो कि अगर हमको जो भी चीज़ पढ़ना है, अगर हम उसको टुकड़े टुकड़े में बांट ले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी कंसेप्ट को समझना। जैसे कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, अगर हम उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट ले। जैसे कोई भी काम हो, मान लो तुमको कहीं पे जाना हो और तुमको पता है कि यहाँ से हम एक रास्ते में 2 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर 1 किलोमीटर इधर जाएंगे, फिर दाएं घूमेंगे या फिर कोई भी साइड। अगर तुमको डिस्क्रीट में कंटेंट मिला हुआ, डिस्क्रीट में तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, अलग अलग टुकड़ा में हर चीज़ बटा हुआ, तुम क्लासीफाई कर सकते हो चीज़ों को, तो तुम बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ कहीं भी अपने रास्ते में जा सकते हो। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको सबसे पहले पढ़ना है एसिड हो, बेस हो या साल्ट हो, उसके डिफिनीशंस की वो चीज़ हैं क्या क्या। तो हम सबसे पहले उनको डिफाइन करेंगे। जब भी हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो सबसे पहले उनको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद वो होते किस टाइप के हैं, मतलब उनका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कि किस किस तरह के एसिड होते हैं, किस किस तरह के बेस होते हैं, किस किस तरह के साल्ट होते हैं, और उनका जो हमने ये डिफ्रेंसिएशन किया है वो किस बेसिस पे किया है। जैसे तुम ही किसी भी 2 या 4 या 10 चीज़ों को बांटते हो तो किस बेसिस पे बांटते हो। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स है तो तुम अलग अलग सेक्शन में बांट देते हो कि ये इस सेक्शन के बच्चे हैं, ये उस सेक्शन के बच्चे हैं, अलग अलग बेसिस। तुम बॉयज़ एंड गर्ल्स में बांट देते हो, तो अपना अपना क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, सब अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करना पसंद करते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से जो भी तरीके हमको पढ़ने हैं, हर तरीके से क्लासिफिकेशन को समझेंगे, वो क्यों है और कितने हैं उन सबको। उसके बाद ये एसिड हो या बेस हो या साल्ट हो, हमको पढ़ना है तीनों का प्रिपरेशन। जैसे कि मान लो तुम शरबत बनाते हो और तुम शरबत के बारे में पढ़ रहे हो और तुमको पता ही नहीं है कि शरबत बनता कैसे है, पानी चीनी नमक वगैरह मिला के, तो तुम उसके बारे में पढ़ना फिर उतना कारगर साबित नहीं होता। तो हम पढ़ेंगे सबका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एसिड के लिए, प्रिपरेशन बेस के लिए और प्रिपरेशन साल्ट के लिए, हर चीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें तीनों के लिए है। और इसके बाद हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ ना बाबू 2 तरह की होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का बेसिक मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको तुम देख के ऑब्जर्वेशन से ये कर सको। तुम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि चलो इसका ऑर्डर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका कलर कैसा है, ये किसी के साथ मिलता है तो किस टाइप का कलर चेंज करता है, उस टाइप की चीज़ें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगी। और तुम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करेंगे तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल की चीज़ है। अगर ये किसी कंपाउंड के साथ या किसी एलिमेंट के साथ या किसी एटम या किसी आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस समय कैसा बिहेव करता है, क्या चीज़ बनता है, किस कंडीशन में रिएक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना। अगर किसी कंपाउंड के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, किसी के भी बारे में पढ़ना, तो हम बोलेंगे कि ये हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हम लोग बिना किसी डिले के। एक चीज़ मैं आप सबको बहुत पहले बता दूं कि चॉक एंड डस्टर में आप सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स को पूरे सब्जेक्ट की दी जाएगी थ्रू द ईयर। हम लोग हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हमारा पहला दिन है। हम लोग केमिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं और केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। आप सभी ट्यून इन हो जाए, अपने आप को फोकस कर ले, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फोकस के कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। आप ऐसे ही लेक्चर देखते चले जाओगे, टाइम पास होता जाएगा, बट कोई पॉइंट नहीं है। तो एसिड को अगर हम डिफाइन करें तो एसिड क्या है। स्टार्टिंग में ना ऐसा कंसेप्ट था कि जो चीज़ सावर है, जो चीज़ खट्टा है, वो चीज़ एसिड है। एकदम अर्ली ऑब्जर्वेशंस की हम बात करें तो उसके बाद ऐसा आया कि हर वो चीज़ जिसके पास हाइड्रोजन है, कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करता है वो कंपाउंड एसिड है। इस तरह की अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है, बट ये एसिड का प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है। एसिड के जब हम प्रॉपर डिफिनीशन की बात करेंगे तो एसिड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड्स आर द कंपाउंड, एसिड्स आर द कंपाउंड which contains one or more hydrogen atom
विच कंटेन्स 1 और मोर हाइड्रोजन एटम। और सिर्फ इतना चीज काफी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम रखना काफी नहीं है, इट रिलीजेज 1 और मोर हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम सिर्फ कंटेन करना काफी नहीं किसी कंपाउंड के अंदर, इट रिलीजेज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है हम इस चैप्टर में देखेंगे। हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो एसिड या बेस वो चीज, एसिड या बेस सॉरी, एसिड वो चीज हुआ जो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एटम तो रखता है अपने अंदर और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज से एक बात साफ साफ समझ लो कि एसिड हो या फिर ये चीज बेस के लिए भी लागू होगा, बेस हो, ये सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अपना प्रॉपर्टीज डिहाइड्रेटेड स्टेट में शो नहीं करेंगे। बिना पानी के ये अपना प्रॉपर्टीज आपको शो कर ही नहीं सकते। जैसे अगर एक एसिड ले ले हम लोग HCl और इसको हमने ड्राई लिया, ड्राई HCl लिया, तो इट विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। ड्राई HCl कभी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये एक बेसिक बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि एसिड हो या बेस हो, कोई भी चीज हो, बिना पानी के अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब हाइड्रोनियम आयन क्या है ये मैं आपको पहले बता दूं बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन एंड बेसिक्स ऑफ द एसिड। तो हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+। अब होता क्या है कि कोई भी एसिड हो, फॉर एग्जांपल H2SO4 हुआ, ठीक, उसको ना हमने पानी में डिजॉल्व किया तो वहाँ पे होगा क्या कि ये H+ रिलीज कर देगा, ठीक, H+ आपका रिलीज कर दिया। और भी चीज़ें बनेंगी बट हम उसको अभी नेग्लेक्ट करते हैं। H+ रिलीज हुआ तो ये H+ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि H+ बेसिकली है क्या, H+ है क्या, H+ है आपका एक प्रोटॉन। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन एक वाटर के साथ जुड़ेगा, एक वाटर को बोलेगा कि तुम आओ, तुम मेरे साथ आओ, और मिल के ये बनाएगा H3O+। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और इसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन को हम H3O+ लिख सकते हैं, हम चाहे तो OH3+ भी लिख सकते हैं, या फिर H3O+। तुम दोनों में से कुछ भी लिखो, दोनों ही चीज़ें सही हैं। लेकिन जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम हर जगह जब एसिड कुछ रिलीज कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम H3O+ नहीं लिखेंगे, हम अपने कन्वीनियंस के लिए लिखेंगे कि H+ है, H+ रिलीज हुआ है। हम समझ जाएंगे कि H+ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो H3O+ बन गया होगा जब वाटर सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में है। बट हम उसको H+ ही लिखेंगे और हम समझ जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग आप रख लो, इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं। अब हम चलते हैं कि एसिड वर्ड आया कहाँ से। तो एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा, एसिडस का मतलब होता है सावर। तो वो चीज़ जो खट्टी है, जिसका टेस्ट सावर है, तो वो चीज़ को बोला जाएगा एसिड। ऐसा इनिशियल ऑब्जर्वेशन था और उसी तरह से हम बोलते हैं कि ऐसा फूड जिसका टेस्ट सावर है वो एसिड कंटेन कर रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स तुम देख सकते हो, जैसे हो गया विनेगर हो गया, तो विनेगर के अंदर तुमको मिलेगा एसिटिक एसिड, ठीक, विनेगर के अंदर आपको मिलेगा एसिटिक एसिड। या फिर आप देख लो, सेब देख लो, लेमन देख लो, इन सब के अंदर आपको कोई ना कोई एसिड मिलेगा। और इसके बारे में आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि विनेगर एसिटिक एसिड में मिलेगा, साइट्रिक एसिड इसमें आपको लेमन या ऑरेंज में मिल जाएगा। ये है आपका ब्यूट्रिक एसिड, ये आपको मिलेगा किसमें, बटर में। ये रैंसिड बटर है। रैंसिड बटर का क्या मतलब होता है, ऐसा बटर जो ऑक्सीडाइज हो गया, जिसको आपने एयर में छोड़ा वो ऑक्सीडाइज हो गया, खट्टा खराब नहीं हो जाता है, जिसको तुम सब रैंसिडिटी के बारे में जानते हो। रैंसिडिटी कैसा प्रोसेस होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें किसी खाने को तुम ऑक्सीजन में छोड़ दो, हवा में छोड़ दो और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके बाद उसका टेस्ट खराब हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिड बटर में तुमको मिलेगा ब्यूट्रिक एसिड। HCl आपको मिलेगा हमारे स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक जूस है जिसके कारण हम खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं। उसके बाद फॉर्मिक एसिड आपको मिलेगा चींटी के डंक में, स्टिंग ऑफ द बीज एंड एंड्स, इसमें आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा। लैक्टिक एसिड आप सबको मालूम है दूध में मिलेगा और दही में भी मिलेगा। मैलिक एसिड आपको मिलेगा एप्पल में, ठीक। उसके बाद यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, you have to remember the list. You can pause the video here and take a screenshot, but I will suggest you to write it down and write it down so many times that you can remember it forever. अगर आप बार बार चीज़ों को लिखते रहोगे
देख देख के और बिना देखे भी आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी। आप अगर ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं पढ़ते जाऊंगा फिर रिवीजन करूंगा, तो ऐसा नहीं। रिवीजन हमको तुरंत लेक्चर के बाद तुरंत करना रहता है। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो हमेशा आप चीज़ों को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ आओगे। दूसरा बात, आप कभी भी कोई भी लेक्चर देखने जाते हो उससे पहले अगर आप कर सकते हो तो एक काम कर लिया करो कि वो टॉपिक बुक में पहले से पढ़ लिया करो। उससे क्या होता है कि आप जब बुक में खुद से पढ़ते हो तब होता क्या है कि आप चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझते हो, बट आपके चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड में चीज़ें आती हैं। फिर जब आपको सामने वाला लेक्चर समझाता है तब आप समझते हो कि अच्छा इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, तो आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है चीज़ों की। जैसे आप मैप पे रास्ता देख लो और फिर रास्ते से जाओ तो आप उस रास्ते को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, रेदर देन कि आप फर्स्ट टाइम रास्ते पे जाओ, कोई नोट नहीं करो कि यहाँ पे ये है यहाँ पे ये है, तो फिर आप रास्ता भूलने का ज़्यादा चांस है। इसलिए हमेशा प्रीफर करो कि पहले बुक में देख लो चीज़ों को और उसके बाद आप लेक्चर देखा करो। ठीक, तो अब हम आते हैं एसिड के डिफिनीशन के बाद। एसिड का डिफिनीशन आप यहाँ नोट कर लेना। एसिड का डिफिनीशन ये है कि एसिड वो कंपाउंड्स है, हमेशा याद रखना। एसिड क्या है? एसिड है कंपाउंड्स। एसिड कंपाउंड्स है। जैसे तुम मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे तो मेटल नॉन मेटल्स क्या है? वो एलिमेंट्स है। बट एसिड बेस साल्ट्स में क्या है? एसिड कंपाउंड्स है। ऐसे कंपाउंड्स है जो क्या कंटेन करते हैं? जो हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं। एक कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जब उसको हम पानी में मिलाते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वो रिलीज करते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की तरफ। तो एसिड को ना हम बहुत अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं। एक क्लासिफिकेशन का बेसिस है एसिड का सोर्स, जिसको हम सबसे पहले देखेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है स्ट्रेंथ। तीसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है बेसिसिटी। बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होता है, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ना आप एसिड को अच्छे लेवल पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि कौन सा एसिड किस तरह का काम करेगा और कितना एक्सटेंट में करेगा। इन चीज़ों को समझने के लिए बेसिसिटी, और ऐसे ही बेस के टर्म में आएगा तो एसिडिटी आएगा, वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट हमको कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स। और अगर सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हम एसिड को क्लासिफाई करें तो एसिड दो तरह का होगा। एक ऐसा एसिड होगा जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, जो अपने आप नेचर में है, उस तरह के एसिड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एसिड्स विच आर ऑब्टेन यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऐसा एसिड हमेशा एक कार्बन एटम कंटेन करेगा और वो कार्बन एटम एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा। इस चीज़ को तुम जब हम इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड को समझेंगे और उसमें एक एग्जाम्पल देंगे जिसके अंदर कार्बन तो है बट वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है, उस एसिड को जब देखोगे तब तुम इस चीज़ को एक और अच्छे तरीके से समझ पाओगे क्यों कार्बोनिक एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक है या मिनरल एसिड है। अगर तुमने चैप्टर को पहले से पढ़ा है तो ये चीज़ तुमको समझ में आ रही होगी आराम से। बट अगर तुम पहली बार देख रहे हो तब भी घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हम ऑर्गेनिक एसिड के डिफिनेशन में ऐसा लिखेंगे कि एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स या एसिड्स विच अकर नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। इन एसिड्स के एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे? इन एसिड्स के एग्जाम्पल में आएंगे आपके एसिटिक एसिड CH3COOH। ये एक एसिड ऐसा है जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। इस एसिड को हम क्या बोलेंगे? ये एसिड है एक ऑर्गेनिक एसिड। ओके, एक चीज़ और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में जानना जरूरी है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना वो जनरली वीक होते हैं। ये हमेशा नहीं, हमेशा वीक नहीं होगा, या फिर जो इनऑर्गेनिक होगा या मिनरल होगा वो हमेशा स्ट्रांग होगा ऐसा जरूरी नहीं, कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे। बट इनका जनरल कंडीशन ये है कि ये जनरली वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड का क्या मतलब है और स्ट्रांग एसिड या कंसंट्रेटेड स्ट्रांग एसिड का क्या मतलब है, वीक एसिड का क्या मतलब है, ये चीज़ समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि सोचो कि तुम कहीं पर जा रहे हो, 1 किलो चीनी लेते हो, ठीक, और 1 किलो चीनी के बाद तुम उस एक 1 kg चीनी से 1 kg शुगर से तुम क्या करते हो? 30 लीटर पानी का शरबत बना सकते हो, ठीक, 30 लीटर पानी का शरबत बनाए। तुम दूसरे दुकान में गए, वहाँ से भी तुमने 1 kg चीनी लिया, दोनों की क्वालिटी अलग है, ठीक, दोनों की क्वालिटी अलग है। और वहाँ के 1 kg शुगर से तुमने क्या किया? तुम केवल 10 लीटर पानी को ही उतना मीठा शरबत बना पाए। तो तुम इसको क्या बोलोगे कि ये वाला जो चीनी है ये अच्छा क्वालिटी का नहीं है,
या फिर ये वाला चीनी है अच्छा क्वालिटी का है, बट तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे देखो, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो, तो तुम इस बात को समझ पाओगे कि हर चीनी का जो मॉलिक्यूल होगा, जो भी है तुम चीनी लाए हो, उसमें क्या रहेगा, C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। ठीक, तो ये चीज़ तुम जान रहे हो, तो इससे तुम यही एनालिसिस करोगे कि अच्छा अभी जो हम दूसरा वाला जो चीनी था जिसमें केवल हम 10 लीटर पानी को मीठा कर पाए उस एक्सटेंट तक, तो उसमें प्योरिटी की कमी रही होगी, उतना शुगर का मॉलिक्यूल रहा नहीं होगा, इसी कारण उतना ज़्यादा मिठास आया नहीं। यही चीज़ समझोगे ना। तो यही चीज़ होता है वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ऐसा एसिड, जैसा एक एसिड है H2SO4 और एक तुम्हारा एसिड हम यही लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, दोनों को हमने मिलाया किसमें, पानी में, दोनों को हमने वाटर में डिजोल्व किया। ठीक, अब इससे हमको होना क्या चाहिए था, हमको मिलना चाहिए था क्या, H+ आयन। तुम जानते हो पानी में एसिड मिलेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक, तो हमने क्या किया, दोनों ही एसिड का 1 मोल इसका लिया और 1 मोल इसका लिया, 1-1 मोल हमने दोनों ही एसिड का लिया। अब दोनों ही एसिड का जैसे हमने 1-1 मोल लिया, तो हमको जितना हाइड्रोनियम आयन मिलना चाहिए, मान लो इसका 1 मोल 2 हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, ठीक, और इसका 1 मोल, सॉरी 2x कर देते हैं इसको, और इसका 1 मोल को 1x देना चाहिए। अगर नहीं दे पा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक है, ये पूरा का पूरा पानी में अपना हाइड्रोनियम आयन रिलीज नहीं कर पा रहा है, ये अच्छा तरह से अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा, उस एक्सटेंट में नहीं शो कर पा रहा है जिस एक्सटेंट में सल्फ्यूरिक एसिड कर रहा है। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमारा जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। तो हम चलते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड होगा वो जनरली वीक एसिड होगा, ये पूरी तरह से पानी में डिजोल्व नहीं होगा, पूरी तरह से पानी में आयोनाइज नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं एक ऐसा एसिड जो इनऑर्गेनिक है। ऑफकोर्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ ओरिजिन 2 टाइप के एसिड हमको जानना था, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इस इनऑर्गेनिक एसिड को ना हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं, मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड ऐसा एसिड होता है जिसको हम आइदर मिनरल से फाइंड करते हैं या फिर हम लेबोरेटरी में भी ये करते हैं, और इन एसिड में कार्बन नहीं मिलता है, बट इन इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है H2CO3। इस एसिड का नाम है ना कार्बोनिक एसिड। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, H2CO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसमें क्या होगा, एक कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रहेगा और एक इसको अच्छे तरीके से करते हैं, एक OH और एक OH। ठीक, इस तरह से H2CO3 बना हुआ है। इसमें कहीं पर भी तुमको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं दिख रहा है, बट इसके अंदर कार्बन है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सिर्फ कार्बन की मौजूदगी ये प्रूफ नहीं कर रही है कि ये एसिड जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहेगा तब तुम समझ लोगे कि हाँ ये जो एसिड है ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। और उसके अलावा अगर तुमको कोई ऐसा एसिड मिलता है, वैसे जनरली जितने भी मिनरल एसिड्स है उसमें कार्बन आपको नहीं ही मिलेंगे। ठीक, सारे ही मिनरल एसिड्स में आपको कार्बन नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड को तुम बहुत अच्छे से पहचानते हो क्योंकि तुम सब लोग पीते हो क्या, सॉफ्ट ड्रिंक। तुम सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, जो कोल्ड ड्रिंक रहता है उसके अंदर जो एसिड मिला हुआ है ना बालक, वो एसिड कार्बोनिक एसिड ही है। जब हम लोग उसको खोलते हैं, उसका बोतल खोलते हैं और उससे जो एसिड निकलता है जो तुरंत रिलीज होता है, या फिर तुम क्या करो उसको, उस बोतल को कभी सीधा सेक करो एंड तुम उसका ढक्कन खोलो या फिर थोड़ा सा क्रैक करो, अपने आप सारा एसिड रिलीज हो जाएगा। और अगर वो एसिड तुरंत निकल गया, तुमने उस बोतल को खोल के छोड़ दिया, तो तुमको टेस्ट भी नहीं मिलेगा कोल्ड ड्रिंक का। ठीक, तो हम जब इनऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं तो हम इनऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर आप याद नहीं रखो तो आप कितने भी डिफिनीशन रखते चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एग्जाम्पल्स इनऑर्गेनिक एसिड के कुछ देखते हैं, जैसे HCl, H2SO4, ये हमारा H2CO3, H2SO3। ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके, इनऑर्गेनिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इनऑर्गेनिक एसिड के। अच्छा, कार्बोनिक एसिड के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। कार्बोनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड है, बट ये वीक है। यही चीज़ें मैं तुमको उस समय समझाना चाह रहा था।
कि जितना भी मिनरल एसिड होगा वो जनरली तो स्ट्रांग होगा, बट हमेशा नहीं, कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शन भी मिलेगा। जैसे कि ये कार्बोनिक एसिड, ये है तो मिनरल एसिड, ये है तो इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक नहीं है, बट ये वीक एसिड है। और ये क्या करता है, तुम एसिड या बेस को पहचानने के लिए क्या यूज करते हो? एसिड या बेस को पहचानने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? इंडिकेटर्स। ठीक, इंडिकेटर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। तो इंडिकेटर्स में ना एक टाइप का इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं लिटमस। ठीक, लिटमस बेसिकली होता है सॉल्यूशन जो मिलता है लीचेन के प्लांट से, जो लीचेन के प्लांट से। हालांकि इंडिकेटर के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट अभी इस कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए कि ये ब्लू लिटमस को पिंक कर देता है, इस बात को समझने के लिए हम केवल लिटमस के बारे में जान लेते हैं। तो लिटमस लीचेन प्लांट से बनता है, और इस प्लांट से हम इस प्लांट के सॉल्यूशन, जब हम लीचेन से सॉल्यूशन बनाते हैं लिटमस का, उसमें जब हम पेपर डिप करते हैं तो हमारे पास एक पेपर बनता है जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। उस लिटमस पेपर को अगर कोई चीज़ रेड कर दे तो तुम बोलोगे कि ये चीज़ एसिड है। अगर उसको कोई ब्लू कर दे या वायलेट कर दे तो तुम बोलोगे क्या, ये बेस है। तो क्या होता है कि हमारा जो कार्बोनिक एसिड है, ये ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू वाला लिटमस पेपर है, उसको ये क्या कर पाता है, उसको ये कर पाता है पिंक। तो ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रहता जैसे HCl रहता, ठीक, तो ये क्या करता, ये तुम्हारे ब्लू लिटमस पेपर को ये बना देता क्या, रेड। यही एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का फर्क है। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद दो तरह का और तुमको समझना है। ये केवल और केवल जब हम कंपाउंड को देख रहे हैं, तुम कंपाउंड को देख रहे हो ना, जैसे तुम देख रहे हो H2O, उसमें क्या तुम देख पा रहे हो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तुम देखते हो क्या, HCl, उसमें क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तुम देखते हो क्या, ओजोन, उसमें क्या देखते हो, ओजोन सॉरी एलिमेंट है। बट तुम देखते हो CO2, उसमें तुम क्या देखते हो, उसमें देखते हो कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो जब भी हम कोई कंपाउंड देखते हैं तो एसिड भी क्या, एसिड भी कंपाउंड्स है। तो ऐसा एसिड जिसके अंदर तुमको ऑक्सीजन मिल रहा है, उस तरह को एसिड को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। और ऐसा एसिड जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन मिल रहा है और दूसरा एलिमेंट मिल तो रहा है, वो नॉन मेटल है ऑफकोर्स, जैसे HCl है, ये क्या है, नॉन, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और H2SO4 है, यहाँ भी सारे क्या है, नॉन मेटल है। बट इसमें तुमको हाइड्रोजन के साथ साथ, इसमें तुमको हाइड्रोजन के साथ साथ मिल रहा है क्या, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और है सल्फर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तीनों आपको इस कंपाउंड में मिल रहा है। ये एसिड में आपको तीन चीज मिल रही है। और ये HCl है, इसके अंदर आपको मिल रहा है क्या, हाइड्रोजन। दूसरा नॉन मेटल है, बट वो नॉन मेटल ऑक्सीजन नहीं है, वो नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन है। ये क्लोरीन ऑक्सीजन नहीं है। तो उस तरह का एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और कोई नॉन मेटल हो बट ऑक्सीजन नहीं हो, उस तरह के एसिड को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के एसिड को बोलते हैं हाइड्रा एसिड। अब तुम ये पूछोगे कि ऑक्सीजन के ही बेसिस पे हमने क्यों ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। वो इसलिए किया बालक, क्योंकि ऑक्सीजन ना बहुत ज़्यादा कंपाउंड के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो हम इसमें मेंशन कर देते हैं, एक होता है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स उसको बोलते हैं जो चीज़ वैसा एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन इज कंटेंट इन द एसिड, ऑक्सीजन एसिड में आपको मिलेगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल होगा आपका HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर आपको हाइड्रोजन के साथ साथ क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। अच्छा, कोई ऐसा भी एसिड हो सकता है क्या जिसके अंदर हाइड्रोजन ही नहीं हो, देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक, बहुत अलग अलग डिफिनीशंस हैं एसिड के, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। हमको वो सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को थॉरोली पढ़ते हैं, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही फ़र्क है। फिजिक्स में क्या होता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसको पहले थियोरेटिकली देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या, इस थ्योरी के बेसिस पे देखिएगा, अच्छा इस थ्योरी के बेसिस पे ये सारे काम हो रहे हैं या नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये डिफरेंस है। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में क्या है कि हम कोई थ्योरी लिए, ठीक, कोई भी हमने थ्योरी लिया और हमने ये देखा कि ये थ्योरी के बेसिस पे कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है, हमने बोला थ्योरी सही है। कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रहा है तो हमने बोला थ्योरी सही है। फिर कंडीशन 3 सेटिस्फाई हो रहा है तो हमने बोला थ्योरी सही है।
ठीक। अलग अलग कंडीशन पे हम उसको टेस्ट करते जाएंगे और हम देखेंगे अच्छा थ्योरी सही है तो ऑफकोर्स थ्योरी सही है। बट केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है कि केमिस्ट्री ना हम चीज़ों को पहले देखते हैं। हमने देखा कि अच्छा कंडीशन 1 ऐसा है, हम कंडीशन 1 पे गए, पहले देखे कंडीशन 1 में ऐसा है, फिर कंडीशन 2 में ऐसा है, फिर 3 में ऐसा है, फिर 4 में ऐसा है, फिर इस बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि अच्छा ऐसा एक थ्योरी होगा। दोनों ही स्टडी करने का एक अच्छा तरीका है, दोनों में से किसी भी तरीके में बुराई नहीं है। अब हम एसिड को डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पे, बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, ऐसे तुम समझोगे कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है फोकस। ठीक, कि तुम्हारा ध्यान है, अभी तुम इस लेक्चर पर कितना ध्यान दे रहे हो, मान लो ये तुम्हारा ध्यान है, ठीक, ये तुम्हारा ध्यान है, और तुम इस लेक्चर पे कितना ध्यान दे रहे हो, 70%। 30% कहाँ ध्यान दे रहे हो, 30% तुम ध्यान दे रहे हो तुम्हारे फ़ोन में जो नोटिफिकेशन आ रहा है उस पर कि अच्छा ये नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर कोई बात बेहतर नोटिफिकेशन आ गया तो तुम 50% ध्यान दे दोगे, ठीक, फिर धीरे धीरे 100 चला जाएगा। बट अगर तुमको एक कंसंट्रेटेड स्टूडेंट बनना है, तुमको बेहतर परफॉर्म करना है, तुमको अपना पूरा पोटेंशियल तक पहुंचना है, तो तुमको अपना कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस कंसंट्रेशन की, उस कंसंट्रेशन का मतलब होता है, उस कंसंट्रेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा तुम लोग सारे चीज़ें पढ़े होगे क्लास नीचे के क्लासेज में कि कंसंट्रेशन का डिफिनीशन होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तुमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा पहले, बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके बेसिस पे कि कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। जैसे कि तुम 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक डालो और 10 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक डालो, क्या दोनों ही सेम नमकीन होगा? नहीं, क्योंकि दोनों में नमक का कंसंट्रेशन अलग अलग है। इस चीज़ को कंसंट्रेशन बोलते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या बहुत ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है तो बहुत हाई कंसंट्रेट, कम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो लो कंसंट्रेशन वाला आएगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड एसिड को बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड को बोलेंगे जो एसिड में हमेशा वाटर जो होगा, वाटर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर तुमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो तुमको मालूम होगा कि वाटर जो है क्या है, वाटर है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर है तो वाटर ही सॉल्वेंट है, बाकी चीज़ सॉल्यूट है। अब हम जान रहे हैं कि हम यहाँ पर जब भी एसिड की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे और वो अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो तुम समझ जाना कि ये पानी में मिला हुआ है। हम तभी बात कर रहे हैं, कोई एसिड कंसंट्रेटेड है तो पानी में मिल के कंसंट्रेटेड है। कोई एसिड H3O+ रिलीज किया, हाइड्रोनियम आयन रिलीज किया तो पानी में मिल के रिलीज किया। कोई एसिड इंडिकेटर का कलर चेंज किया तो पानी में मिल के कलर चेंज किया। कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाया तो वो पानी के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट किया है। ड्राई HCl रिएक्ट नहीं करेगा, ड्राई HCl इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं करेगा, ड्राई HCl H+ रिलीज नहीं करेगा, ड्राई HCl मेटल पे गिर के हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। एसिड अपना प्रॉपर्टी पानी के अंदर शो करेगा। ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जैसे हमारे पास 5 उंगली है, हमारे पास इस हाथ में 5, इस हाथ में 5, ये चीज़ कैसे याद है, उस तरह से इन चीज़ों को याद रखना है कि एसिड जो है पानी में ही अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा एसिड जिसके अंदर पानी बहुत कम हो, वाटर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। वाटर कम अमाउंट का मतलब क्या है कि भाई एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो उस तरह के एसिड को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और ऐसा एसिड जिसमें पानी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिसमें जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो उस तरह के एसिड को हम बोलेंगे डाइल्यूट। अच्छा, इस चीज़ को तुम बेसिक मैथ से ही समझ सकते हो कि जो कंसंट्रेशन होता है, होता क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, तुम सब लोगों से मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन तो ज़रूर है कि तुम सभी जो हो वो बाकी के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट होते हैं उनसे ज़्यादा पढ़े हो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ही उस लेवल का है, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी उस लेवल की डेवलप हो जाएगी। जैसे एक जगह कहीं बोला गया था कि अगर तुमको सेम काम
10 दिन में करने को दिया जाए और वही काम तुमको 1 दिन में करने को दिया जाए, तो अगर 10 दिन तुमको दिया जाएगा तो तुम उस काम में 10 दिन लगाओगे, और 1 दिन में करने दिया जाएगा तुम उस काम को 1 दिन में कर लोगे, क्योंकि तुमको ये कैलकुलेट करना है कि हम कितना टाइम में करना है, और तुम उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लोगे। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा वर्कलोड श्रिंक हो सकता है और एक्सपैंड भी हो सकता है। तुम चाहो तो काम को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, तुम उस काम को मैनेज कर सकते हो। उसी तरह से इंसान का हर चीज़ में, अगर तुमको पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा चीज़ें दे दी जाए तो तुम पढ़ सकते हो, और उस लेवल से तुम्हारा दिमाग भी डेवलप होगा। जैसे मान लो कि तुम रोज़ 10 मिनट में 2 किलोमीटर रनिंग कर जा रहे हो, या रोज़ 10 मिनट में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो। कोई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, जो क्या कर रहा है, 10 मिनट में रनिंग कर रहा है 1 किलोमीटर, ठीक। और वहीं पे दूसरा कोई स्टूडेंट है जो 10 मिनट में रनिंग कर रहा है कितना, 2 किलोमीटर। तो दोनों ने क्या किया है, अपने बॉडी को उस हिसाब से डेवलप कर लिया है। तो उसी तरह से क्या होता है कि अगर तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा है तो तुम उस हिसाब से अपने माइंड को डेवलप कर चुके हो। तो इसलिए मुझे तुम लोगों से बेटर अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की, मतलब ऑफकोर्स जो हाई लेवल की चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करने की, बट जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर डाउट हो तो ऑफकोर्स तुम कमेंट कर सकते हो। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इस चीज़ को बेहतर कर सकते हो। तुम चाहो तो हमारे चॉक एंड डस्टर के इंस्टा पे भी हमें डीएम कर सकते हो, इंस्टा का लिंक तुमको वीडियो के इसमें मिल जाएगा। अब तुम देखो बेसिक मैथमेटिक्स क्या कहती है, मैं फिर भी यहाँ बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं तुमको समझाने की ज़रूरत नहीं समझता था, पर चलो। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा, अगर यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर नीचे की चीज़ बढ़ेगी तो इसका वैल्यू घटेगा, ये घट जाएगा तो ओवरऑल इसका वैल्यू बढ़ेगा। यही चीज़ कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूटेशन में फ़र्क है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है वो जब बढ़ रहा है, ये जब बढ़ रहा है तो ये हो जा रहा है डाइल्यूट, और यही जब वाटर घट रहा था तो कंसंट्रेशन लो का मतलब डाइल्यूट, और वाटर घट गया तो कंसंट्रेशन हाई का मतलब कंसंट्रेटेड। इस चीज़ को अगर तुमको कोई एक लिमिट चाहिए, कोई बॉर्डर चाहिए, तो तुम ये ध्यान रखना कि एनीथिंग लेस देन 30% ऑफ कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन 30% से कम है तो तुम उस एसिड को बोलोगे डाइल्यूट, अगर 30% से ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो तुम उस एसिड को बोलोगे क्या, ये कंसंट्रेटेड एसिड है। जैसे अगर 1 मोल पानी का है और उसमें तुम समझो कि 0.3 मोल ऑफ H+ निकल जा रहा है, तो तुम उस चीज़ को समझ लो कि ये एसिड जो है कंसंट्रेटेड है, और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो कंसंट्रेटेड है, उससे कम हो रहा है तो डाइल्यूट है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड। इस बेसिस का नाम है बेसिसिटी। ऐसे ही जब हम बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा एसिडिटी। अब बेसिसिटी क्या है, इसको पहले डिफाइन करना जरूरी है। जैसे कंसंट्रेशन के बेसिस पे किए तो कंसंट्रेशन क्या है ये डिफाइन करना जरूरी था। तुम कंसंट्रेशन समझ रहे थे, तुमको पहले से आ रहा था। जैसे सोर्स ऑफ ओरिजिन भी तुमको पता था कि सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि वैसा जगह जहाँ से एसिड हम ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमको मिल रहा है, ठीक, वो चीज़ें। तो बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले बेसिसिटी कैन बी डिफाइन एज किसी भी एसिड का बेसिसिटी, द बेसिसिटी ऑफ एसिड इज डिफाइंड एज the number of H+ ions, the number of H+ ions an acid produce or release, an acid produce, an acid का क्या मतलब हुआ, 1 molecule of acid, मतलब produce in water when dissolved, ठीक। बेसिकली कि ऐसा एसिड, कोई भी एसिड है, ठीक, उसके अंदर कितना H+ रिलीज करने की क्षमता है। जैसे HCl है, HCl के अंदर कितना हाइड्रोजन है, 1, तो 1 मॉलिक्यूल कितना एसिड H+ रिलीज करेगा, 1, ठीक। H2SO4 2 H+, ठीक। H3PO4 3 H+। अच्छा चलो एक और एसिड लेते हैं, CH3COOH, इसके अंदर तो 4 हाइड्रोजन है, क्या है 4 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, नहीं,
हाइड्रोजन कितना है हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इस चीज़ से मतलब है कि वो कितना H+ रिलीज कर सकता है। अगर एक मॉलिक्यूल उसका वाटर में डिजॉल्व हुआ तो कितना H+ रिलीज कर सकता है। इसमें रिलीज होने वाला जो हाइड्रोजन है ना बाबू, रिलीज होने वाला हाइड्रोजन है वो केवल एक है। तो इसका भी बेसिसिटी हुआ एक, इसका एक, इसका 2 और इसका 3। तो बेसिसिटी बेसिकली वो नंबर हुआ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट कैन बी रिलीज्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक, तो एसिड का कितना तरह का हो सकता है, बेसिसिटी के आधार पर कितना हो सकता है भाई, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज करने की क्षमता किसी एसिड की होगी उतना टाइप का हो जाएगा। तो हमको जनरली मिलते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनो का मतलब होता है 1, ऐसा एसिड जो केवल एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा पानी में घुलने के बाद। डाइबेसिक एसिड, ऐसा एसिड जो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा पानी में घुलने के बाद। ऐसा एसिड जो 3 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा पानी में घुलने के बाद। उसके बाद टेट्राबेसिक भी होता है जो हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक, तो हमको देखना है सबसे पहले मोनोबेसिक, फिर डाइबेसिक एंड देन ट्राइबेसिक। तो मोनोबेसिक एसिड ऐसा एसिड हुआ जो आयोनाइजेशन में, तुम डिफिनीशन से ही चीज़ें समझ चुके हो, हम बार बार रिपीट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुमको नहीं पता, हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे माइंड में चीज़ें जाए। तो हमें हमेशा टाइम लेके पढ़ना चाहिए, स्पेशली जब हमारे पास टाइम हो तब, क्योंकि जितना तुम दिमाग को रिलैक्स करके रखोगे उतना ही बेहतर तरीके से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी किसी भी चीज़ को लेके। और जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी रहेगी चीज़ों को लेके, तुम उतना ही बेटर तुम सिचुएशंस में परफॉर्म कर। जैसे एग्जाम में क्या होता है, कई लोगों को कई चीज़ें आती रहती है, ठीक, उन्होंने याद किया रहता है, उनका पूरा माइंड में लगता है अच्छा ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है। ठीक, फिर एग्जाम में गए, दिमाग शून्य हो गया, भाई अब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। ऐसा नहीं करना है, तुमको क्या करना है, तुमको अपने हमेशा अपने दिमाग पे कॉन्फिडेंस रखना है कि ठीक है हम ये चीज़ देखे हुए हैं, हम ये चीज़ रिलैक्स अब हम रिलैक्स हैं। ठीक, हम ये चीज़ जब भी एग्जाम में जाएंगे मेरा दिमाग याद कर लेगा और हम कर लेंगे। ये चीज़ तभी हो पाएगी जब तुम चीज़ों को एकदम रिलैक्स ढंग से पढ़ो, एकदम पैनिक की तरह नहीं कि हाँ अभी पढ़ लिए, दिमाग में ठूसे जा रहे ठूसे जा रहे। जैसे तुम एक बार में 2 बार का खाना खा लो, 3 बार का खाना खा लो, डाइजेस्ट नहीं होगा। तुमको उस हिसाब से पढ़ना है कि चीज़ें डाइजेस्ट होती रहे, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होते और थोड़ा बार बार, जैसे चबा चबा के खाना डॉक्टर सजेस्ट करता है ना कि बार बार चबा के खाइए, वैसे ही बार बार रिपीट करके पढ़ना है। तो एसिड वैसा चीज़ हुआ है, वैसा मोनोबेसिक एसिड ऐसा चीज़ हुआ जो एक हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा, विच प्रोड्यूस 1 हाइड्रोनियम आयन इन वाटर पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोनियम आयन, ऐसा नहीं कि 10 मॉलिक्यूल तुम डाल दिए एसिड का और तब भी 2 ही हाइड्रोनियम आयन, नहीं, तब नहीं। अगर तुम एक मॉलिक्यूल डाले और एक हाइड्रोनियम आयन निकला तब हुआ वो मोनोबेसिक एसिड, उस एसिड को हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। अब इन मोनोबेसिक एसिड का प्रॉपर्टी होता क्या है कि जब कोई मोनोबेसिक एसिड होगा ना, आई डोंट थिंक कि ये कलर जो है उतना अच्छा से दिखेगा। ठीक, हम कलर चेंज करते हैं। तो जो मोनोबेसिक एसिड होता है ना बाबू, वो क्या होगा, एसिड के बारे में तुम एक चीज़ बहुत पहले से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि एसिड और बेस मिलता है ना तो साल्ट बनता है। क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, एसिड और बेस मिलता है तो साल्ट बनता है। ठीक, एक चीज़ तुम अभी अच्छे से जान लो कि साल्ट भी ना 3 तरह का होगा। ये चीज़ तुमको बाद में पढ़ना है, ठीक, बट अभी केवल और केवल कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। सॉरी, न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल एसिड लिख दिया, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। ठीक, तो होगा क्या कि जो हमारा मोनोबेसिक एसिड होगा ना, जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है रिलीज करने के लिए, वो एसिड जब भी किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करे वो एक ही तरह का साल्ट फॉर्म कर सकता है। जब मोनोबेसिक एसिड है, उस एसिड के वजह से, इस एसिड के वजह से सिर्फ एक ही तरह का साल्ट निकलेगा, वो साल्ट होगा न्यूट्रल साल्ट। ठीक, जैसे HCl हुआ, वो NaOH के साथ रिएक्ट किया, ठीक, तो बनाएगा क्या, NaCl और वाटर। ये सबसे फेमस, सबसे कन्वीनियंट, सबसे इजी है और ये चीज़ समझने में सबसे आसानी देती है, इसलिए इस रिएक्शन को आराम से लोग लिखता है, बार बार यूज करता है। ठीक,
तो ये क्या है, ये मोनो बेसिक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही H प्लस है रिलीज करने के लिए, सिंगल H प्लस है। क्या है? सिंगल H प्लस है। ये साल्ट भी हमारा मोनो एसिडिक साल्ट है, जो तुम आगे देखोगे। ये जब मिला NaOH से तो ये एक ही टाइप का साल्ट बना सकता है, NaCl। तो एक चीज़ हम लिख लेंगे कि जो मोनो बेसिक एसिड है, इस चीज़ को हम नोट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट में। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको यूज हो सकती है कभी भी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसका चीज़ यूज किया जा सकता है। तो मोनो बेसिक जो एसिड है, मोनो बेसिक एसिड्स कैन प्रोड्यूस ओनली वन साल्ट। ये केवल एक ही तरह का साल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस ओनली वन साल्ट। इस चीज़ को आप नोट कर लोगे। इस चीज़ को ऐसा नहीं कि हाँ देख लिए भूल गए, नहीं, एक एक चीज़ को लिखते जाना है। आपको डाई बेसिक एसिड के बारे में जानना है। अब तुम समझोगे कि हम क्यों बार बार इस बात को जोर दे रहे थे कि एक ही तरह का साल्ट मिलेगा, दूसरा का नहीं मिलेगा। जब हम डाई बेसिक एसिड के बारे में देखेंगे ना, जैसे कई बार क्या होता है ना, कई गार्जियन को लगता है कि उसका लड़का जो है नालायक है, लेकिन लड़का को क्यों होता है, नहीं हम तो ठीक है, क्यों मेरा गार्जियन ऐसा होता है। अब क्या है, गार्जियन देखा रहता है बहुत तरह का अच्छा से, बहुत बच्चा रहता है जो बहुत पढ़ता रहता है, लड़का देखा रहता है ऐसा बच्चा तो कभी नहीं पढ़ता है। तो दोनों को लगता है कि मेरा क्यों इस टाइप का ये बन रहा है, क्या बोल रहे हैं, परसेप्शन बन रहा है। बट हमको परसेप्शन को बनने के लिए कि वो परसेप्शन क्यों बनाया है, तो दूसरों को समझना जरूरी है। तो मोनो बेसिक एसिड के बारे में जब हमने ये बोला कि एक ही तरह का साल्ट बना सकता है, ऐसा क्यों बोला, ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब हम डाई बेसिक एसिड को जानेंगे। तो डाई बेसिक एसिड ऐसा एसिड है जो आयोनाइजेशन पे, आयोनाइजेशन बोलो या डिजॉल्व बोलो, ठीक, डिजॉल्व हुआ, ठीक, या आयोनाइजेशन बोलो या डिसोल्यूशन बोलो, ठीक, बात सेम है। एसिड्स, एसिड और पानी के लिए, एसिड्स विच ऑन आयोनाइजेशन इन वाटर प्रोड्यूस 2 हाइड्रोनियम आयन, जो 2 हाइड्रोनियम आयन दे रहा है पर मोलिकुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई पर मोलिकुल बात हो रही है, एक एक मोलिकुल का बात हो रहा है, एक एक H2SO4 2 हाइड्रोनियम आयन देगा। ऑफ द एसिड आर नोन एज डाई बेसिक एसिड। इसका एग्जाम्पल है आपका H2SO4, काफ़ी फेमस एसिड है जो आपको बैटरी में मिलता है, सेल में मिलता है। पहले जो सेल आता था ना, बड़ा बड़ा बैटरी सेल, इन्वर्टर के लिए, सोलर के लिए, उस समय मिलता है, ठीक। तो H2SO4 अब होता क्या है कि ये H2SO4 का हम सेम चीज़ देखते हैं NaCl के, NaOH के साथ, ठीक। H2SO4 और NaOH ने किया रिएक्शन, यहाँ ना दो चीज़ होगा, अगर एक H2SO4 और एक NaOH किया तो क्या बनेगा मालूम है, NaHSO4 और बनेगा वाटर, ठीक। अब देखो H2SO4, इस रिएक्शन को हमने बैलेंसिंग हम बाद में देखते रहेंगे, बैलेंसिंग के लिए उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब बैलेंसिंग देखना होगा देखेंगे। जब देखो अब क्या होगा, बनेगा क्या, Na2SO4 और बनेगा आपको 2H, ठीक, ये चीज़ हुआ। अब ये जो है ना NaHSO4 और Na2SO4, ये दोनों ही है क्या, साल्ट, ये दोनों ही है साल्ट। इस दोनों में फ़र्क क्या है, ये एसिडिक साल्ट है और ये न्यूट्रल साल्ट, ठीक। तो जो H2SO4 था, ये 2 तरह का साल्ट देने का कैपेबिलिटी रखता था या नहीं रखता था, तो रखता था, ठीक। तो जो डाइबेसिक एसिड होगा ना, उसको तुम ऐसे ही पहचान सकते हो कि ये ऐसा एसिड होगा जो 2 तरह का साल्ट दे सकता है, एक न्यूट्रल साल्ट दे सकता है, 2 एसिडिक साल्ट दे सकता है। अब ट्राइबेसिक एसिड के बारे में जब आओगे, जो और बड़ा बदमाश है, ये क्या करेगा, इसको पहले डिफिनीशन देखते हैं। ये सिंपल, तुमको डिफिनीशन मालूम है कि एसिड जो आयोनाइजेशन पे क्या करेगा, तीन हाइड्रोनियम आयन देगा, 3 H+ रिलीज करेगा पर मोलिक्यूल ऑफ द एसिड, एक एक मोलिक्यूल 3 H+ रिलीज करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, H3PO4, ठीक। तो इस तरह के एसिड को हम ट्राइबेसिक एसिड बोलते हैं। ट्राइबेसिक एसिड के साथ क्या होगा, ये ना 3 तरह का साल्ट देगा, ये प्रोड्यूस करेगा 3 साल्ट, ठीक, जिसमें एक न्यूट्रल होगा, तो जो ऑफकोर्स न्यूट्रल एक ही दे सकता है कोई भी एसिड, ठीक, और 2 एसिडिक साल्ट होगा, 2 एसिडिक साल्ट होगा, ठीक।
तो ट्राइबेसिक एसिड की ये कहानी है। अब क्या है, अब तुम एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो अलग अलग बेसिस पे, किस किस बेसिस पे पढ़े हो इस बात को देख लो। एसिड का तुमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, पहला बेसिस था सोर्स ऑफ ओरिजिन। क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए काफ़ी स्लो स्टार्ट करेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, रेदर देन कि हम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागते जाएं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुकी, कौन से स्टेशन पे ट्रेन रुकी नहीं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के भी बेसिस पे हमने डिस्कस किया एसिड की क्लासिफिकेशन की। जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सी एसिड होगा, और जिसमें हाइड्रोजन केवल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन के अलावा कोई और नॉन मेटल है उसको हम हाइड्रा एसिड्स बोलेंगे। ठीक, उसके बाद हमने स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया, ठीक, या फिर तुम इसको बोल सकते हो कंसंट्रेशन के बेसिस। ठीक, कंसंट्रेशन के बेसिस, सॉरी, हमने कंसंट्रेशन के बेसिस पे एसिड को डिस्कस किया। ठीक, अपना चीज़ों को लेके जितना प्रिसाइज रहे, जो भी टर्म्स है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जितना प्रिसाइज रहोगे उतना कम कन्फ्यूजन होगा, रेदर देन यूजिंग 10 अलग अलग का टर्म फॉर द सेम चीज़। ठीक, वो नहीं करना है। और बेसिसिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, बेसिसिटी के बेसिस पे। ठीक, बेसिसिटी के बेसिस पे हमने डिस्कस किया। ये हो गए एसिड के क्लासिफिकेशन। एसिड का डिफिनीशन क्या हुआ, इस पूरे लेक्चर को हम समराइज करते हैं, और समराइज करने के बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम एसिड के प्रिपरेशन पे जाएंगे, फिर एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम वे हम बेस को डिस्कस करेंगे, सेम वे हम साल्ट को भी डिस्कस करेंगे। और साल्ट को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना है क्योंकि साल्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट हम कोई भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ना हमारा काम है नहीं, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ों को क्लियर करते हुए जाए, अगर आप रेगुलर क्लास करते जाओगे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपको कोई टॉपिक के लिए अगर आपको स्पीड स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है, तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हो, मैं उस हिसाब से देख लूँगा। दूसरा बात, हम इस लेक्चर को करते हैं अब समराइज। हर लेक्चर को हमारे लिए समराइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लास्ट में पूरे चीज़ों को एक बार क्विक रिवीजन कर लो, और फिर खुद से भी जब आप इसके बाद आप क्या करना कि आप नोट्स बनाना, और नोट्स एक बार बिना लेक्चर देखे बनाना, बिना लेक्चर देखे तुरंत 20-25 मिनट में एक बार अपना नोट्स बनाना, देखना तुम कितनी चीज़ें कर ले रहे हो। फिर तुम इस लेक्चर को दोबारा देख के अपने नोट्स से मिलाना, कि अगर तुम सारी चीज़ें अच्छे से कर लिए तो इसका मतलब समझना कि तुम बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। अगर नहीं कर पाए तो या मैं बेहतर तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, या फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन कम था। ठीक है, तो देखना। तो इस लेक्चर को समराइज करते हैं। तो एसिड का हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनीशन। एसिड का डेफिनीशन क्या है? एसिड का ना पहले थ्रू द ईयर्स अलग अलग डिफिनीशन। एसिड वो चीज़ होता है जो खट्टा होता है, एसिड वो चीज़ होता है जो हाइड्रोजन रिलीज करता है, जो प्रोटॉन रिलीज करता है। बट एसिड की अगर प्रॉपर डिफिनीशन की बात करें तो एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच रिलीज हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब हाइड्रोनियम आयन क्या बोला है? हाइड्रोनियम आयन है जब प्रोटॉन रिलीज होता है कोई भी एसिड से, और प्रोटॉन इंडिपेंडेंट अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो वो वाटर के साथ मिलता है। वाटर भाई चलो हम लोग साथ में रहेंगे, ठीक है, अकेले हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो पानी के साथ मिलेगा और बनाएगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन। हम H+ लिखेंगे उसके लिए ऑफकोर्स, क्योंकि हमारे लिए कन्वीनियंट है लिखना, बट H3O+ है टू बी रियल एंड प्रिसाइज। ठीक, उसके बाद हम एसिड को क्लासिफाई करेंगे, एसिड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब एसिड को डिफ्रेंशिएट करने का अलग अलग तरीका है। हम सिर्फ एक बेसिस पे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि दुनिया में ना बस दो तरह के लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, उस तरह से हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर, हमको अलग अलग बेसिस लेना होगा ताकि हम सब की प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग तरीके से समझ पाए। ठीक, तो वो चीज़ क्या होता है कि हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे सोर्स ऑफ ओरिजिन पे, कि ये कौन सा टाइप का एसिड है, कहाँ से आया है। ठीक, सोर्स ऑफ ओरिजिन तो जो प्लांट सबसे आया हुआ एसिड है, नेचुरली हमको मिला है, उस तरह के एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जनरली वीक होगा, ऑर्गेनिक एसिड अपने आप मिलेगा। उसके बाद मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड, ये हमको मिनरल्स में मिलता है। ठीक, हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, मिनरल्स में भी मिलता है। ठीक, और ये एसिड जनरली स्ट्रांग होगा, इसके अंदर कार्बन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट वन एसिड जो है कार्बोनिक एसिड जो मिलता है तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक में, और वो कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होने के बावजूद एक वीक एसिड है। ठीक, दूसरा हम एसिड को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा एसिड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और उस एसिड को हम बोलेंगे ऑक्सी एसिड। जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है और दूसरा नॉन मेटल है, उसको बोलेंगे हाइड्रा एसिड। उसके बाद अगर एसिड को हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिस्कस करें तो ऐसा एसिड जिसके अंदर वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है, किसी भी सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट है, वाटर इन्वर्स। तो ऐसा एसिड जिसमें वाटर कम है और एसिड ज़्यादा है। वाटर कम है तो बेसिक बात है प्रोपोर्शन में क्या होगा? एसिड ज़्यादा होगा।
तो वाटर अगर कम है तो वो एसिड कंसनट्रेटेड एसिड हुआ, वाटर ज़्यादा हुआ तो वो एसिड डाइल्यूट एसिड हुआ, और 30% वो सीमा है जिससे नीचे और ऊपर हम कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट को ये करते हैं। वैसे ये रिलेटिव टर्म है, बट अगर हम सीधे कंसनट्रेटेड लिखे और जैसे सीधे डाइल्यूट लिखे, इसका मतलब समझना है कि हम इस बात कर रहे हैं, ये जनरल कन्वेंशन हम लेके चलते हैं। ठीक, दूसरी बात कंसंट्रेशन के बेसिस पे हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट था बेसिसिटी के बेसिस पे। बेसिसिटी होती क्या चीज़ है? तो बेसिसिटी वो चीज़ होती है, बेसिसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस के दैट आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। एक एसिड के पास कितना हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो सकता है, जैसे एसिटिक एसिड था CH3COOH था, ठीक, और वहीं पे दूसरा हम ले ले ऑक्जेलिक एसिड COOH और COOH, ठीक, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है और इसके पास 4 हाइड्रोजन एटम है, बट ये केवल और केवल 1 हाइड्रोजन एटम रिलीज कर सकता है, तो ये क्या हुआ? ये मोनोबेसिक हुआ। और ये ऑक्जेलिक एसिड में दोनों हाइड्रोजन एटम रिलीज हो सकते हैं, तो ये डाइबेसिक होगा। इस बात को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्राइबेसिक हुआ। अब जो मोनोबेसिक होगा वो एक तरह का साल्ट फॉर्म करेगा, न्यूट्रल साल्ट। जो डाइबेसिक होगा वो एक न्यूट्रल और एक एसिडिक साल्ट फॉर्म करेगा। जो ट्राइबेसिक होगा वो 2 एसिडिक और 1 न्यूट्रल साल्ट फॉर्म करेगा। इतनी सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करी। एक चीज़ और तुम लोग को जाते जाते बता दे, कभी भी स्ट्रेंथ का कंसंट्रेशन से लेना देना नहीं है। इस चीज़ को क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान लो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, तो ये 0.1 कंसंट्रेशन पे भी है, 0.1 कंसंट्रेशन है अगर मान लो इसका, और एसिटिक एसिड CH3COOH इसका कंसंट्रेशन मान लो 40% है, तब भी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये एक वीक एसिड होगा। इसका हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इसका हर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा पानी में। तो स्ट्रेंथ का कंसंट्रेशन से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव थिंग्स है, ठीक। तो इन चीज़ों पर आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि आपको आगे की वीडियोज़ मिलती जाए। हम इस चॉक एंड डस्टर में ICSE के बच्चों के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स हम धीरे धीरे लाएंगे। हम स्टार्ट केमिस्ट्री से कर रहे हैं, अभी स्टार्ट केमिस्ट्री हो रहा है। हमारे चैनल पे डिफरेंट फैकल्टीज आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स देंगे। सबसे पहले हम क्लास 10th के लिए ICSE स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके जानने वाले में कोई क्लास 10th का बच्चा है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और किसी को भी। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।